नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर कौशल दुधरेजी आप सभी का स्वागत करता हूँ डॉक टॉक्स के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज की नई पीढ़ी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रही है। सभी के सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ कंपटीशन में एक दूसरे को मात दे के आगे बढ़ना है। मेडिकल की बात हम करें तो कितने सारे विद्यार्थी इंडिया में पढ़ते हैं, फॉरेन में पढ़ते हैं, एंड नई पीढ़ी के स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ना और दूसरे देश के कल्चर को जानना, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना, नई नई भाषाएं सीखना ज्यादा पसंद आता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स रशिया में एडमिशन लेते हैं, फिलीपींस में एडमिशन लेते हैं, चाइना में एडमिशन लेते हैं। तो बात हम करने वाले यहाँ पर रशिया में मेडिकल स्कूल्स कैसे है और यहाँ पर पढ़ाई किस तरह से दी जाती है स्टूडेंट्स को, एमबीबीएस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले जर्नी के बारे में, एफएमजी स्टूडेंट की। एफएमजी से शुरुआत करके नीट पीजी क्रैक करने के बाद वो एडमिशन लेते हैं और किस तरह से रेसिडेंसी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं इंडिया में। तो वो पूरी डिटेल में ये वीडियो में आपको शेयर करना चाहूंगा। और हमारे साथ में आप सभी के बीच में स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम पटेल। वेलकम टू द शो डॉक्टर। Thank you, Kaushal. Glad to be here, bro. थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपको यही क्वेश्चन पूछूंगा कि कैसा आपको लग रहा है यहाँ इंडिया पर, जो इंडिया में आप रेसिडेंसी में ज्वाइन हो चुके हो। तो ढेर सारी बधाई आपको, ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you. सबकी Thank you. तरफ से। तो कैसा फील हो रहा है आपको? एक्चुअली बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मेरा पहले से ड्रीम था कि मैं एमडी मेडिसिन में एडमिशन लूँ, और अभी मेरी रेसिडेंसी फिलहाल स्टार्ट हो रही है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वेरी 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 गुड, एंड ढेर सारी बधाई आपको। तो थैंक यू, प्लीज डॉक्टर। आप शेयर कीजिए ब्रीफ इंट्रो अपने बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, एफएमजी में कितने स्कोर हासिल किए, एंड नीट पीजी में कितने स्कोर? माई सेल्फ डॉक्टर श्याम पटेल। बेसिकली आई एम फ्रॉम गांधीनगर, गुजरात। मैंने मेरा एमबीबीएस पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है 2020 में, और मैंने अगस्त 2020 की जो एफएमजी की एग्जाम थी उसमें आई गॉट 164, एंड सितंबर 2021 में मैंने नीट पीजी की एग्जाम दी थी, एंड उसमें आई गॉट 379। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल योर अचीवमेंट्स डॉक्टर। एंड थैंक अभी यू। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि काफी सारे इंस्टीट्यूशंस एंड कंसल्टेंसीज होती है, तो कौन सी कंसल्टेंसी से आप बिलोंग करते हो? कहाँ से आपने एडमिशन लिया पेंसा स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया में? मैंने एक्चुअली शेवालियर एजुकेशन कंसल्टेंसी से मेरा एडमिशन किया था रशिया में, डॉक्टर युवराज सोलंकी के थ्रू। ओके, डॉक्टर युवराज सोलंकी। तो आपको कैसा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर पेंसा स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का? बहुत ही बढ़िया, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था तो मेरे जो दोस्त लोग थे उसने उन्होंने बोला था कि तू वहां पे क्यों जा रहा है, वहां पे ऑलरेडी एक साल ज्यादा है, तेरा एक साल बिगड़ेगा, उससे बेटर है कि तू फिलीपाइंस जा, चाइना जा। लेकिन मेरा पहले से ऐसा एम क्लियर था कि मुझे जाना है फॉरेन कंट्री में, तो मैं रशिया ही जाऊंगा, उसके सिवा कोई कंट्री में नहीं जाऊंगा। ओके डॉक्टर, मतलब आपका विजन पहले से क्लियर था कि आपको रशिया में ही जाना है। हाँ। एंड और शेवालियर एजुकेशन कंसल्टेंसी ने मुझे वो स्टेज प्रोवाइड किया कि ग्रेट, वहां पे मैं मेरे ड्रीम्स परस्यू कर सकूं। ग्रेट डॉक्टर, ग्रेट। एंड चलिए, आपने एमबीबीएस की शुरुआत कर दी यहाँ पर पेंसा स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर रशियन लैंग्वेज में होती थी, या फिर इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत आई लैंग्वेज सीखने में, या फिर इंग्लिश में काफी सारे अच्छे प्रोफेसर आपको ज्यादा नॉलेज देते थे एमबीबीएस में? एक्चुअली कैसा था, मैंने जब रशिया में एडमिशन लिया तो सब बोल रहे थे कि वहां पे जो एजुकेशन होता है वो टोटली रशियन में होता है, किसी को वहां पे इंग्लिश नहीं आती प्रोफेसर को। लेकिन मैं जब वहां पे गया तो नहीं, सब जो पढ़ाई सब थी वो इंग्लिश में थी। वो लोग रशियन हमें सिखाते थे, उतनी ही सिखाते थे जिससे हम लोग पेशेंट के साथ थोड़ा कन्वर्सेशन कर सके, हम यस। थोड़ा कन्वर्सेशन कर सके ओके। हमारा। या तो वरना सब जो एजुकेशन होता था वो तो टोटली इंग्लिश में ही होता था। ओके, ग्रेट डॉक्टर, ओके गुड। एंड उसके बाद एफएमजी की किस तरह से आपने पढ़ाई शुरू की? तो एकदम शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा
कि एफएमजी की प्रिपरेशन के आपके मेन सोर्सेज कौन से थे, मटेरियल आप कौन से यूज करते थे, ऑनलाइन मटेरियल, ऑनलाइन सोर्सेज, या फिर ऑफलाइन स्टडी के लिए यहाँ पे कोई प्रोफेसर्स आते थे अपना, मतलब कोई टीम प्रोवाइड करते थे यहाँ पर एजुकेशन कंसल्टेंसी? देखो कौशल, मैंने 70% मेरी प्रिपरेशन है ना वो ऑनलाइन बेसिस के थ्रू की है, प्रेप लीडर के थ्रू। हाँ। और 30% प्रिपरेशन बाकी की मैंने ऑफलाइन की है, टीम मोटिवेशन के द्वारा। ओके। वहां पे भी टीम मोटिवेशन के जो क्लासेस होते थे वो मैं अटेंड करता था। यस। और जो यहाँ पे हम वेकेशंस में आते हैं और बड़ौदा में जो शिवालय एजुकेशन कंसल्टेंसी के थ्रू जो क्लासेस होते हैं वो भी मैंने अटेंड किए थे। ओके ओके डॉक्टर, तो मेन फोकस मेरा ये है कि एफएमजी की तैयारी के लिए आप कुछ गाइडेंस देना चाहिए हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को, तो वो थोड़ा सा गाइडेंस पूछना चाहूंगा। यस। हाँ, बेसिकली मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत ही लेट चालू की थी, 6 ईयर के बिगिनिंग, मतलब लास्ट ईयर में ही। ओके। लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा सबको कि आप लास्ट ईयर में चालू करो प्रिपरेशन और आप भी पास हो जाओगे। ओके। आपके पास टाइम है और सब है, तो आप फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन चालू कर दो। यस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो 5 ईयर जल्द से करेंगे, वहां पे इंडिया में जाएंगे और वहां पे पास हो जाएंगे। यस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करो और लास्ट ईयर में आके सब खत्म कर दो 2-3 बार रिवीजन के साथ, तो आपका हो जाएगा सब प्रिपरेशन ओके और आप ओके। इजीली एफएमजी की एग्जाम क्लियर कर लोगे। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था कि पेपर 1 पेपर 2 किस टाइप के क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, उसके बारे में बताइए हमको। नॉर्मली कैसा होता है कौशल की जो फर्स्ट हाफ होता है ना वो सिंगल लाइनर्स होता है। ओके। और जो सेकंड पोर्शन होता है ना वो कंसेप्चुअल बेस होता है, क्लिनिकल होता है। यस। लेकिन अगस्त 2020 में क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेपर आया था आज तक का एफएमजी का, यस, बहुत हार्ड। जिसमें यस। फर्स्ट और सेकंड हाफ दोनों, यस, दोनों क्लिनिकल बेसिक क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल बेस्ड। सिंगल लाइनर्स बहुत ही कम थे। हम्म। ओके, तो वो आपने एग्जाम बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्रैक की, एंड उसके बाद इंटर्नशिप के बारे में, मतलब आप एफएमजी क्लियर करते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप शुरू होती है, तो उसके बीच में जो फॉर्मेलिटीज होती है, तो वो काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जानना चाहते हैं कि किस तरह की फॉर्मेलिटीज वहां पर इंडिया में हमको करनी पड़ती है, तो प्लीज उसके बारे में शेयर कीजिए। एक्चुअली कैसा होता है जब हम एफएमजी पास करते हैं यहाँ पे, तो 1 साल की इंटर्नशिप कंपलसरी हमें जो सिलेक्टेड कॉलेजेस है वहां पे करनी पड़ती है। सब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को जो रशिया से आते हैं उनको, तो सब डॉक्यूमेंटेशन होता है और 1 साल की हमारी क्लियर जो इंटर्नशिप होती है वो हमें करनी ही पड़ती है। ओके, तो इंटर्नशिप की शुरुआत हुई, तो आपको सबसे हाँ। पहले तो किस तरह का एक्सपीरियंस मिला वहां पर, हॉस्पिटल का स्टाफ आपके साथ किस तरह का बिहेव करता था, आपको एज अ डॉक्टर कैसी फीलिंग आती थी, एज अ इंटर्न कैसी फीलिंग आती थी? मैंने जब इंटर्नशिप स्टार्ट की ना मेरी, तो मुझे ऐसा था कि रेसिडेंटशिप मतलब चलो एडमिशन ले लेते हैं और इजीली हमारी निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ। रेसिडेंटशिप में ही पता चलता है कि हम डॉक्टर बनने के लायक है कि नहीं एक्चुअली। यस यस। और मैंने जब मेरी इंटर्नशिप चालू की तो मुझे कुछ नहीं आता था, क्लिनिकल नॉलेज मेरे पास जीरो था, ओके प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके तो मैंने वहां पे गया, सब रेसिडेंट हमें वहां पे सिखाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, और नर्स और वो सब भी हेल्पफुल होते हैं। ओके ओके, ग्रेट। एंड मुझे पर्सनली यहाँ जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की तो मुझे देख के सब ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है। हाँ, होता और है। यस। इंटर्नशिप, यस यस, 1 साल की इंटर्नशिप के बाद मैं अब बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं, मेरे पास इतना प्रैक्टिकल नॉलेज तो आ गया है कि मैं पेशेंट को ट्रीट कर सकूं। वेल डन डॉक, वेल डन। एंड जब थैंक यू। आपकी इंटर्नशिप चल रही थी, तो उसके दौरान ही आप नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, और अगर हाँ, तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरह का था इंटर्नशिप के साथ प्रिपरेशन का? एक्चुअली नीट पीजी देने के लिए एक रूल है कि आपकी 10 महीने की इंटर्नशिप कंपलसरी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके और जो 2020 की जो नीट पीजी एग्जाम थी वो कोविड की वजह से डिले हुई थी, पोस्टपोन हुई थी। ओके। यस। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं 2020 में वो वाली एग्जाम दे सकूंगा, तो हाँ। मैं उतना प्रिपेयर नहीं था। लेकिन जब पता चला कि
वी कैन ऑल्सो गिव 2021 नीट पीजी एग्जाम। तो तब मैंने प्रिपरेशन मेरी प्रेप लेयर्स से ही मैंने स्टार्ट की, जो मैंने जो एफएमजी के थ्रू दरमियान की थी मैंने इंटर्नशिप, मतलब मेरी पढ़ाई। ओके। तो और मैंने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ा, मैंने वो ही पढ़ा था जो मैंने एफएमजी के दौरान पढ़ा था। अच्छा, मतलब आपका जो पहले से एफएमजी में बेस था वो ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया नीट पीजी के लिए। हाँ बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके डॉक्टर, तो मैंने कोई फिर एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ा नीट पीजी के लिए, वो ही जो एफएमजी में पढ़ा था वो ही मैंने रिवाइज किया था। ओके ओके देन नीट पीजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पर आपने जब पेपर दिया? तो कैसे, किस टाइप के एफएमजी एंड नीट पीजी के पेपर में क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? एक्चुअली नीट पीजी का जो पेपर होता है ना, वो टोटली कंसेप्चुअल बेस्ड ही होता है। हम्म। एफएमजी में हमें ऐसे ऐसे प्रैक्टिस हो गई होती है कि चलो सिंगल लाइनर्स भी आते हैं, थोड़े क्वेश्चंस थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, लेकिन जो नीट पीजी में टोटली क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्लिनिकल बेस्ड ही होते हैं। और ओके। एफएमजी के एग्जाम में कैसा होता है, पहले फर्स्ट हाफ में 150 क्वेश्चन आते हैं और बाद में 150 क्वेश्चन आते हैं। यस। लेकिन नीट पीजी में ऐसा नहीं होता। नीट पीजी में आपको 200 क्वेश्चन जो आते हैं वो एक ही सीट पे बैठ के देने होते हैं, वहां पे कुछ नहीं ब्रेक होता, कुछ ब्रेक या ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सब क्वेश्चन अटेंड करने हैं 200 के 200। ओके डॉक्टर, ओके। और काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डर बैठा हुआ रहता है कि अगर हम एफएमजी है, हम फॉरेन में पढ़ के आए हैं, तो हम compete नहीं कर पाएंगे इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ। तो हाँ, उसके बारे में आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? एक्चुअली मुझे भी पहले वैसा था कि वहां पे जाएंगे और वो लोग कैसे हमें ट्रीट करेंगे, लेकिन मैं वहां पे जब गया, मैंने मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट की, तब ऑब्वियसली वहां के स्टूडेंट भी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे थे। यस। तो तब ऐसा लगा कि नहीं, हमारा नॉलेज और उनका नॉलेज सेम है। उनके पास भी प्रैक्टिकल स्किल्स कुछ नहीं होती है और हमारे पास भी प्रैक्टिकल स्किल्स ऑब्वियसली कम होती है। ओके ओके, तो मतलब हाँ। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है कि यहाँ के बच्चों को ज्यादा आता है और हमें कम आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वेल सेड सर। तो मेनली क्या यहाँ पर हाँ सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत वो होती है कि हमने ओनली थियोरेटिकल पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल स्किल इतनी ज्यादा नहीं आती है। तो हालांकि जैसे कि आपने बोला कि वहाँ के भी बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा होगी, हाँ वहाँ उनको हमसे ज्यादा क्लिनिकल नॉलेज हो सकती है, क्योंकि वो अपनी राष्ट्रभाषा मातृभाषा में एमबीबीएस के मतलब कॉलेज में होते हैं एंड पेशेंट के साथ बातचीत करते हैं। हमको यहाँ पर रशियन लैंग्वेज में पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन करना पड़ता है। हाँ तो वो थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। वो आपने बताया। हाँ। अभी उसके बाद मैं आपको हम्म। पूछना चाहूंगा कि नीट पीजी के बाद, नीट पीजी आपने क्रैक की, तो उसके बाद जो काउंसलिंग होती है, तो उसके बारे में प्लीज हाँ, थोड़ी सी झलक दे दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। वो जानना चाहते हैं कि किस तरह की काउंसलिंग होती है, प्लीज। एक्चुअली जो लोग फॉरेन से एमबीबीएस करके आते हैं और नीट पीजी देते हैं ना, उनके लिए स्टेट कोटा में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे लिए ऑल इंडिया कोटा होता है और उनमें हमारा काउंसलिंग होता है। ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीट होती है उस उनमें हमारा काउंसलिंग होता है। और ओके। कुछ स्टेट ऐसे भी है कि जिसमें हम लोग स्टेट काउंसलिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, कि जिसको ओपन स्टेट बोलते हैं। यस। तो हाँ, ऐसा ही है। मैंने राजस्थान में ओपन स्टेट है, तो मैंने राजस्थान के लिए अप्लाई किया था। ओके, तो आपने मतलब एमडी मेडिसिन आपने चूज किया, यस सर? हाँ बिल्कुल, एमडी जनरल मेडिसिन। तो मतलब पहले से आपका विजन क्लियर था कि मुझे एमडी मेडिसिन ही करना है? एक्चुअली ट्वेल्थ में मुझे ऐसा था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। यस। बाद में मैंने जब एमबीबीएस की पढ़ाई चालू की, तो मेरा इंटरेस्ट रेडियो की तरफ और रेडियोलॉजी की तरफ नहीं लगा। तो मुझे भी मेरा था, तब तक मुझे एमडी रेडियोलॉजी करना था। लेकिन मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं है कि मुझे रेडियोलॉजी में एडमिशन मिले, तो सेकंड ऑप्शन मेरा जनरल मेडिसिन का था, इसलिए मैंने एमडी जनरल मेडिसिन में एडमिशन लिया। ओके ओके डॉक्टर, तो अभी आपकी रेसिडेंसी शुरू हो गई है कि होने वाली है? नहीं, एक्चुअली मेरी रेसिडेंसी 5 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं कि बहुत ही अच्छी तरह से आपकी जर्नी बने। एंड फाइनल आप एकदम ब्रीफ में आप कुछ गाइडेंस देना चाहे हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, एक हौसला अफजाई करना चाहे उनका,
जिनको अभी हाल ही में हाँ एफएमजी देनी बिल्कुल। है या फिर नेक्स्ट देनी है, नीट पीजी देनी है, तो उन सब के लिए कुछ मोटिवेशन आप देना चाहे प्लीज। एक्चुअली कैसा है कि वहां पे बच्चों को ऐसा लगता है कि नीट पीजी हमें क्लियर करनी ही करनी है, वो नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पे आओगे, नीट पीजी नहीं हुई तो क्या हुआ, आप दूसरी में जा सकते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर यूएस एब। यहाँ पे भी नीट पीजी के अलावा, एमडी के अलावा दूसरे कोर्सेज भी है, फेलोशिप भी डायरेक्ट होती है। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल हम लोग सीपीएस कर सकते हैं, डीएनबी कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो ऐसा मत सोचिए कि नीट पीजी नहीं दिया तो हमारा क्या होगा फ्यूचर में, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। यस सर, बाकी यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफी सारी यहाँ पर घबराहट होती है कि अभी एफएमजी के बाद हम क्या करेंगे, इंडिया में कोई हमारे लिए स्कोप है कि नहीं। काफी स्टूडेंट्स तो डर के मारे ये सोच लेते हैं कि इंडिया में अपने हमसे कुछ होगा नहीं तो हम प्लेब दे देते। प्लेब के लिए उनको कॉन्फिडेंस होता है कि प्लेब हम क्लियर कर सकते हैं, हाँ लेकिन नीट पीजी के लिए नहीं। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह गाइस, से। देखो देखो देखो। हाँ। हाँ देखो, सबको ऐसा है कि नीट पीजी नहीं तो हम प्लेब के लिए अप्लाई करेंगे, हाँ। लेकिन गाइस सिलेबस तो सेम ही है। यस। आपका बेस तो हर एग्जाम में क्लियर होना ही चाहिए। ओके। तो पढ़ो, और एग्जाम की मत सोचो, अभी पढ़ना ही चालू कर दो, बाद में सोचना कि हमें ये एग्जाम देनी है वो एग्जाम देनी है, क्योंकि बेस तो सबका सेम ही है। क्या आप नीट पीजी दोगे, प्लेब दोगे, यूएसएमएल दोगे, सिलेबस तो वो ही आने वाला है। तो यस। आप अभी पढ़ाई पे फोकस करो। यस डॉक्टर। एंड सर, एक वो भी कह दीजिए कि नीट पीजी के आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप वीडियो पे ज्यादा फोकस रहते थे, नोट्स पे, या फिर एमसीक्यू सोल्व करने में? वो पूरा मैनेजमेंट एक बार बता दीजिए हमको कि नीट पीजी की प्रिपरेशन आपने किस तरह से की प्रेपरेटर से। एक्चुअली हमें तो एक महीने पहले ही पता चला था कि आप लोग नीट पीजी का एग्जाम दे सकते हो, कोविड की वजह से। ओके ओके। तो अब एक महीने में सब तो हो नहीं सकता। तो हाँ। हम लोगों ने, मेरा एक पूरा ग्रुप था, डॉक्टर आकाश है, डॉक्टर नीसर है, उन सबका, तो सबने डिसाइड किया कि चलो अब एक महीने में तो नोट्स ही पढ़ेंगे। ओके। तो हम लोगों ने टोटली नोट्स ही पढ़ी है। एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन जब थोड़ा टाइम मिलता था 10-20 मिनट एमसीक्यू देख लेते थे। जो आगे के एग्जाम में सब क्वेश्चन जो पूछा, मतलब आए हुए हैं, वो क्वेश्चन ही हम सॉल्व करते थे। ओके। तो हमने हमारी नोट्स ही पूरी पढ़ी है, एमसीक्यू सॉल्व किए थे, लेकिन बहुत ही कम किए थे। और वीडियो देखने का तो टाइम ही नहीं था, तो ऑब्वियसली में हम लोगों ने वीडियो तो नहीं देखी। ओके डॉक्टर। एंड टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते थे आप? एक सब्जेक्ट चूज करके वो ही कंप्लीट करते थे या फिर दो तीन सब्जेक्ट एक दिन में साथ में पढ़ते थे, वो बताइए। नहीं, हम लोग एक सब्जेक्ट लेते थे और उसको ही खत्म करते थे, उसके बाद ही सेकंड सब्जेक्ट चालू करते थे। ओके ओके, ग्रेट डॉक्टर। आपसे बात करके बहुत ही ज्यादा सीखने को मिला हमें। एंड डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मोटिवेटेड तो आपको देख के हम सब होते हैं। थैंक यू अरे, सो मच हमारे माय साथ प्लेजर जुड़ने सर, के लिए। थैंक यू माय सो मच प्लेजर। सर। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कौशल मैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर। कि पेंजा में से अगर किसी को भी किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो बिंदास मुझे मैसेज किए। मैं आप पेंजा पेंजा के स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ थैंक जुड़ने यू। के लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू कौशल। निखिल के भी परिवार की ओर से। बहुत ही प्रगति करें आप जीवन में, और फिर हम आपका इंटरव्यू बार बार ले सके, उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिले। थैंक यू पक्का सर। कौशल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर।